बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 3 पाइथन प्रोग्रामिंग पे है। हम पाइथन की इसमें इंस्टॉलेशन सीखेंगे रियल टाइम। इसके अलावा पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, पाइथन की डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, पाइथन में कितने किस्म के ऑपरेटर्स मौजूद हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसी तरह पाइथन के ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को सॉल्व करेंगे और तमाम चीज़ों का प्रैक्टिकल देखेंगे ऑनलाइन। साथ के साथ जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका प्रैक्टिकल आपको साथ करके दिखाया जाएगा ताकि आप भी अपने घर में उसको प्रैक्टिकल कर सकें, और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है उनको भी तरीका बताया जाएगा कि वो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन। पाइथन प्रोग्रामिंग पॉपुलर लैंग्वेज है बेटा। पाइथन अपनी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी की वजह से पॉपुलैरिटी गेन कर गई है। पाइथन जो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, सिंटैक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से लोगों के लिए आसानियां हो गई इसमें। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या कि इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। अपनी रीडेबिलिटी की वजह से, अपनी सादगी की वजह से, अपनी वर्सटाइल लैंग्वेज की वजह से और डिफरेंट फील्ड्स के लिए सूटेबल होने की वजह से मशहूर है। पाइथन में मार्केट में वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, डीप लर्निंग में इस्तेमाल हो रही है, पैटर्न रीडिंग पे काम हो रहा है, एल्गोरिदम डेवलपमेंट में इसमें काम हो रहा है। अब जब आप सिंपल सा स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं तो पाइथन आपको यूजर फ्रेंडली नेचर देती है। अगर आप बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कम्प्लेक्स इसमें, तब भी पाइथन आपको यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देती है। तो ये कुछ वजूहात हैं आज के दौर की जिसमें पाइथन जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। अब कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट आपकी बुक वाला पहले आपको सिखाता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कि आप जब हिदायत का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मजमुआ लिखते हैं अपने कंप्यूटर को कुछ हिदायत पास करने के लिए कि मेरा फलां काम कर दो, इसे प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ता है। जब आप प्रोग्राम्स लिखते हैं तो आप क्लियर और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर को ताकि कंप्यूटर आपका टास्क परफॉर्म कर सके। अब पाइथन सीखने से पहले आपको अपने कंप्यूटर पे पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना आना चाहिए। पाइथन के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे python.org। लेटेस्ट डाउनलोड सेक्शन से पाइथन को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और पाथ वेरिएबल में ऐड करेंगे। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन पर ताकि आपके लिए ये चीज आसान हो जाए समझना कि पाइथन की इंस्टॉलेशन आपने अपने सिस्टम पर कैसे करनी है। तो सबसे पहले बेटा आप वेबसाइट ओपन करेंगे python.org। जब आप लिखेंगे python.org तो आपके सामने ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे आपने डाउनलोड्स के सेक्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। इस स्क्रीन पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर या स्टैंड अलोन इंस्टॉलर। तो मैं स्टैंड अलोन इंस्टॉलर को प्रेफर करूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा सिस्टम इसे डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अब मैंने इसी तरह की सेम फाइल पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है ताकि हमारा रिकॉर्डिंग के वक्त टाइम जाया ना हो। हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं जहां पे ये फाइल रखी हुई है। ये फाइल है जो आपको मैं दिखा रहा हूं सिलेक्ट करके। ये पाइथन की सेम वही फाइल है जो हम अभी डाउनलोड कर रहे थे। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका इंस्टॉलर स्टार्ट होगा। ये दो ऑप्शन आपको देगा, इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, और नीचे उसने दिया हुआ है एड python.exe टू पाथ। तो आप इस बॉक्स को चेक बॉक्स कर देंगे ताकि पाथ वेरिएबल में ये पाइथन आपके साथ ऐड हो जाए, और इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
आपने चेक कर लेना है कि आपका कंप्यूटर 64 बिट है तो आपने 64 बिट फाइल डाउनलोड करनी है, और अगर आपका आर्किटेक्चर कोई चेंज है, विंडोज के अलावा कोई और आर्किटेक्चर है, तो उसी से रिलेटेड आपने फाइल डाउनलोड करनी है। अब ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे, और उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी विंडोज सेटअप के लिए। जो चेक बॉक्स हमने चेक किया था पाथ वेरिएबल का, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपके पाइथन के पाथ को ऐड कर देगा, ताकि जब आप पाइथन के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करें तो उस वक्त आपको फाइल्स जो है वो ठीक जगह से लोकेट कर सके। अब ये सेटअप सक्सेसफुल हो गया, हम इसे क्लोज करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो आपने अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहां पर क्या लिखना है, पाइथन। जब आप पाइथन लिखेंगे तो ये जो इंस्टॉल शुदा फाइल है वो आपके पास आ गई है। इस ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, जो कि पाइथन 3.14.6 इंस्टॉल हो चुकी है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में से थोड़ा सा इसका आपको फॉन्ट बड़ा करके दिखा दूं ताकि आपको अपनी स्क्रीन पर आसानी नजर आ जाए, तो आप देखें कि यहां पर आपका पाइथन का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगी। मैं इसको चेक करने के लिए एक आध कमांड लिख के चेक करते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। पाइथन इंस्टॉलेशन, और हम इसको क्लोज करते हैं और चेक करते हैं तो आउटपुट में आपके पास पाइथन इंस्टॉलेशन लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि पाइथन आपके सिस्टम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। जो भी कमांड्स आप फॉर एग्जांपल चेक करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर की कमांड से ये क्लियर हो जाएगा और एग्जिट की कमांड से ये क्लोज हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ वापस। ये था आपका इंस्टॉलेशन का स्टेप जो कि मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट किया हमने, एक दो कमांड्स रन करके देखी और वो स्क्रिप्ट आपका बिल्कुल ओके रन हो गया। इसके अलावा ऑप्शंस आपके पास गूगल कोलैब का ऑप्शन है। गूगल कोलैब जो है वो पाइथन को इस्तेमाल करने की आपको ऑप्शन देता है। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल करता है, और जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हुए इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पाइथन की लाइब्रेरीज और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पाइथन का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर पाते हैं। अब इसका जो आपके पास URL है collab.research.google.com, तो हम उसको ओपन करते हैं, collab.research.google.com, और एंटर करते हैं तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है आपके पाइथन की टेस्टिंग के लिए। तो बेटा जब आप ये ओपन करेंगे collab.research.google.com, तो ये आपसे आपके जीमेल का पासवर्ड मांगेगा, ईमेल आईडी से साइन अप करने का आपको कहेगा, और जैसे ही आप इसको साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। आपने यहां पर क्लिक करना है न्यू नोटबुक, और न्यू नोटबुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन जो है क्लाउड टेस्टिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो आपके पास स्पेस बार आ रही है, यहां आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही कमांड जो हमने पिछली एग्जांपल में टेस्ट की, हम लिखते हैं पाइथन टेस्ट कोड ऑनलाइन कंपाइलर, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे इस एरो के निशान पर। जब आप एरो के निशान पे इसको रन करेंगे तो अगर इसका सिंटैक्स ओके है तो आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। आप नीचे देखें कि आउटपुट आपके पास क्या हो गई है, जनरेट पाइथन टेस्ट कोड ऑनलाइन कंपाइलर। तो इस तरीके से आप नया कोड भी लिख सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहां से, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल करने का तरीका। तो दो तरीके आपको बता दिए, एक तो आपने पाइथन अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर ली, एक आपको कोलैब बता दिया google.com का, ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा भी मैं बुक से हटके आपको एक चीज बता देता हूं जो बहुत ही आसान है आपके लिए, कि एक और वेबसाइट में आपको बता देता हूं।
आप यहां पे खोलें W3 स्कूल्स और पाइथन लिखें। अब यहां पर आपके पास एक वेबसाइट आ गई w3schools.com का पाइथन ट्यूटोरियल। इसमें आप थोड़ा सा अपने पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आ रहा होगा ट्राई इट योरसेल्फ लिखा हुआ, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये भी ऑनलाइन आपके पास कोड का एडिटर आ गया। यहां पर आप जो कमांड लिखना चाहेंगे वो आप पाइथन की कमांड लिखें और रन के बटन पे क्लिक करें तो राइट साइड पे आपको आपकी आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जिन बच्चों के पास घर पे कंप्यूटर नहीं है और वो ऑनलाइन टेस्ट करना चाहते हैं अपने कोड को, तो अगर उन्हें कोलैब पसंद आए वो कोलैब को इस्तेमाल कर लें, W3 स्कूल का कंपाइलर पसंद आए यहां से इस्तेमाल कर लें, लोकल कंप्यूटर आपके पास घर में मौजूद है उस पर इंस्टॉल कर लें। तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब हम जो भी एग्जाम्पल चैप्टर की पढ़ेंगे साथ साथ इसको यहां पर टेस्ट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सबसे पहले आ गया पाइथन के कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं कोड के अंदर। अब पाइथन के कमेंट सिंगल लाइन भी होते हैं और डबल लाइन कमेंट भी होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए पाइथन हैश का इस्तेमाल करता है स्टार्ट में, और कमेंट से क्या मुराद है कि पाइथन का इंटरप्रेटर इसको एज ए कमांड ट्रीट नहीं करेगा, इसका आपके सोर्स कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोड होते हैं। हम ये अपनी अलामात लिखते हैं ताकि कल को हमें याद रहे कि हमने कोड में क्या लिखा था और क्या चीज क्यों इस्तेमाल की थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं हैश डाल के दिस कोड इज माई फर्स्ट क्लास ऑफ पाइथन, और एक और कमेंट मैं लिख देता हूं आई एम टेस्टिंग प्रिंट कमांड। ओके हो गया। इसको रन करते हैं और रन करने के बाद राइट साइड पे जो आउटपुट पैलेट है उसमें मेरी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि वो दोनों लाइंस जो मैंने ऐसे कमेंट मेंशन की हैं वो सिर्फ कमेंट के तौर पर तो ट्रीट हुई, एज ए कमांड ट्रीट नहीं हुई। तो यही कमेंट का जो है फायदा है। अदरवाइज आप इसी कमांड को अगर रिपीट करेंगे 1 से 2 बार तो आपके कोड में फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फर्स्ट क्लास। अब आप देखें कि आपकी आउटपुट में इस कमांड की आउटपुट ऐड होती चली जाएगी, लेकिन कमेंट्स वाले जो लाइंस हैं उनकी वजह से आपकी आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ रहा। उन कमेंट्स को मैं जितनी बार भी रिपीट कर दूं आपकी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब नेक्स्ट बेटा हमने सीखना है कि डबल लाइन कमेंट कैसे इस्तेमाल कर। अगर आपका कमेंट एक लाइन से ज्यादा पर मुश्तमिल है तो आप स्टार्ट में ये पैटर्न 3 सिंगल कोट्स का और उस कमेंट के लास्ट में यही पैटर्न इस्तेमाल करते हैं 3 सिंगल कोट्स का। तो इस तरह दरमियान में आने वाली तमाम आपकी लाइंस जो है वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाती हैं। तो मल्टी लाइन जो कमेंट है वो भी रन टाइम पर इग्नोर किया जाएगा और आपकी आउटपुट का हिस्सा नहीं बनेगा। हम अपने एडिटर पे चले जाते हैं टेस्ट करने के लिए। इस वक्त हमारे कोड में ये स्टार्ट की 2 लाइंस कमेंट लिखी हुई हैं। मैं इस पैटर्न को मिटा के और ट्रिपल कोट्स डालता हूं यहां पर, और इस कमेंट के बाद एंड पे भी क्या डाल देता हूं, ट्रिपल कोट्स डाल देता। अब इनके दरमियान जितनी भी लाइन लिखी हुई हैं वो सारी की सारी मल्टी लाइन कमेंट का हिस्सा बन जाएंगी, मल्टी लाइन कमेंट का हिस्सा बन जाएंगी। और प्रिंट कमांड में हम वही कुछ लिखा रहने देते हैं जो पहले लिखा। मैं रन पे क्लिक करता हूं तो राइट साइड पे आपकी आउटपुट में देखें कि वो तीनों लाइंस मल्टी लाइन कमेंट के तौर पर ट्रीट हुई और आपकी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह आप मल्टीपल लाइंस के कमेंट को ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखकर अपने कमेंट को बड़ा कर सकते हैं। अगर आपका ज्यादा लाइंस का कमेंट है तो मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि पाइथन में वेरिएबल्स का क्या किरदार है। वेरिएबल बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग फंक्शंस में स्टोरेज कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आपके कंप्यूटर मेमोरी में जब आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का सहारा लेते हैं।
और वेरिएबल ये इसलिए कहलाता है बिकॉज मेमोरी में जो इसकी वैल्यू आप स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कंप्यूटेशन के दौरान प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हैं, कोई मार्क्स की वैल्यू चेंज होती है, तो इसकी वैल्यू वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगी। तो आपका जो मेमोरी में वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है उसको वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं, वेरी का मतलब वो तब्दील, एबल काबिल, कि ये काबिल तब्दील है। आप इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो जो आपकी कमांड है वो क्या, वो जो आपकी वैल्यू है वेरिएबल में कंटेनर में वो चेंज हो जाएगी। अब यहां पर आपको वेरिएबल की एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया है कि प्रिंट एज इज इक्वल टू हेलो डियर स्टूडेंट्स, और एज की वैल्यू क्या है 71। इसी तरह प्रिंट आजम लिव्ड फॉर कॉमा एज कॉमा ईयर्स एंड एज इज इक्वल टू 60 इक्वल लिव्ड फॉर एज कॉमा ईयर्स। अब आपकी जब ये वाली लाइन प्रिंट होगी आजम लिव्ड फॉर कॉमा एज, इससे पहले उसने एज की वैल्यू को 71 कर दिया। अब जब उसने 71 कर दिया है तो यहां पर प्रिंट होना चाहिए आजम लिव्ड फॉर एज वेरिएबल की वैल्यू 71 ईयर्स। इसी तरह जो थर्ड लाइन है इकबाल लिव्ड फॉर कॉमा एज, एज की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 60 ईयर्स। अब इस कोड को हम अपने पास लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया एज और उसकी वैल्यू रख ली 60, और प्रिंट की कमांड में हमने लिखा कि आजम लिव्ड फॉर कॉमा एज कॉमा ईयर्स। ओके हो गया। अब हमारे पास आउटपुट में क्या जनरेट हुआ, इसके अगेंस्ट आउटपुट में जनरेट हुआ आजम लिव्ड फॉर 60 ईयर्स। अब इन्हीं दो कमांड्स को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इनकी वैल्यू को चेंज करके चेक कर सकें। हमने अब वैल्यू को 70 अपडेट कर दिया, एज की वैल्यू को 70 पे अपडेट कर दिया और यहां पर लिख दिया इकबाल, इकबाल लिव्ड फॉर एज कॉमा ईयर्स। अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे होती है। हमने इस कोड को रन किया तो आपके पास आउटपुट जनरेट हुई कि इकबाल लिव्ड फॉर 70 ईयर्स। इसका मतलब एज वेरिएबल की वैल्यू 60 की बजाय अब क्या अपडेट हो गई 70। तो यही बात आपको वो बताना चाहता था कि आपके वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज एबल होती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन है वेरिएबल नेमिंग रूल्स की। जब आप वेरिएबल का नाम रखते हैं पाइथन में तो कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना लाजिम है। एक, वेरिएबल का नाम स्मॉल एबीसी के किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, कैपिटल एबीसी के किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, और इसके अलावा अंडरस्कोर अलाउ है। स्टार्ट ऑफ द नेम ऑफ योर वेरिएबल कैन बी स्टार्ट विद एबीसी लेटर्स और अंडरस्कोर। इसके बाद आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं पहले लेटर के बाद, उसमें आप लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 0 to 9 यानी डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मींस कि स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी को पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो अलग अलग कंसीडर करता है। आपने एक वेरिएबल एज लिखा है AGE स्मॉल में, अगर आपने दूसरा वेरिएबल कैपिटल ए के साथ GE लिया है तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे, एक वेरिएबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। लिहाजा आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है आउटपुट करते वक्त, मैनिपुलेशन करते वक्त, कंप्यूटेशन करते वक्त आपने सेम नेम इस्तेमाल करना है। फिर पाइथन के जो रिजर्व वर्ड्स हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। पाइथन में भी रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जैसा कि फॉर, व्हाइल, इफ। इनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अब कुछ रिजर्व वर्ड्स की एग्जांपल्स इस येलो बॉक्स में आपके लिए उसने मेंशन कर दी हैं। इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, एंड, और, नॉट, इन, इज, ट्रू, फॉल्स, नन। इसलिए ताकि आप इनको मेमोराइज कर लें
और जब कभी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आए कि क्या आपका ये वैलिड वेरिएबल नेम है, तो आप बता सकें कि दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम बिकॉज इट इज इन द लिस्ट ऑफ पाइथन रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। पाइथन में जो वेरिएबल की टाइप्स हैं टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, उनमें सबसे पहले इंटीजर है। इंटीजर होल नंबर्स को स्टोर करता है और होल नंबर्स में किसी किस्म का पॉइंट इस्तेमाल नहीं होता। होल नंबर्स में डेसिमल डिजिट नहीं आता। मुकम्मल आदाद का सेट जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, यहां इसी होल नंबर का जिक्र हो रहा है। सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इनमें डेसिमल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। इंटीजर में भी पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। इंटीजर में विदाउट डेसिमल नंबर्स आएंगे और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में विद डेसिमल नंबर्स आएंगे। एक और डाटा टाइप है स्ट्रिंग, str। ये टेक्स्ट को स्टोर करती है। जब भी आपने एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर करना है, आप डबल कोट्स लिखेंगे और उसके दरमियान आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज ए स्ट्रिंग आपका स्टोर हो जाएगा। इसमें स्पेस भी आप दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकते हैं, एबीसी भी दे सकते हैं, नंबर भी, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। और एक चौथी कैटेगरी जो है वो बूल है, बुलियन। बुलियन जो वेरिएबल है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करता है। अब इसमें या तो ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स स्टोर होगा, तो इसको बूल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस पाइथन के डिस्कस करते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए पाइथन जो है वो यूजर से इंटरेक्ट करती है। आप यूजर से डाटा इनपुट ले भी सकते हैं और यूजर को डाटा आउटपुट डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन पाइथन में इस्तेमाल होता है उस फंक्शन का नाम है इनपुट। इनपुट फंक्शन आपकी स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करेगा, यूजर का वेट करेगा जब तक वो टाइप करके इंटर प्रेस करेगा, तो इंटर प्रेस करने के बाद जो वैल्यू उसने टाइप की है वो स्टोर हो जाएगा आपके वेरिएबल में। इनपुट की जो मिसाल है वो कैसे है कि आपके पास एक वेरिएबल आपने लिया नेम, नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, और आपने कहा प्रिंट यू एंटर्ड अ नेम, और आगे आपने जो है वो उसकी क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया। तो इसको अब टेस्ट करते हैं हम अपने कंपाइलर के ऊपर। तो आपकी स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा कोड नजर आ रहा है। मैंने लिखा है प्रिंट एंटर योर नेम, उसके बाद लिखा है x इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट का फंक्शन कॉल किया है, और प्रिंट हेलो प्लस x, कंकैटिनेट करवा रहा हूं मैं। जो भी वैल्यू आप x में स्टोर करेंगे उसको हेलो के बाद। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं इस कोड को, तो आपके पास कमांड चली एंटर योर नेम, आपने कोई वैल्यू अपनी मर्जी से लिखी, कामरान, कामरान जाके स्टोर हुआ किसमें, x में, और आपके पास प्रिंट हुआ हेलो कॉमा प्लस x प्लस कंकैटिनेट कर दें किस वैल्यू को जो x में स्टोर हुई है, और x में आपने क्या स्टोर किया था, कामरान। एक बार और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, नाम चेंज करते हैं, अली असगर, आपने स्टोर किया अली असगर, तो अब लिखा हुआ आया हेलो कॉमा अली असगर। तो इससे आपको पता चला कि इनपुट का जो फंक्शन है वो कैसे इस्तेमाल आपने करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आउटपुट का फंक्शन। आउटपुट के फंक्शन के लिए आप प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट का फंक्शन इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अभी पूरे लेक्चर में हमने प्रिंट का फंक्शन कई बार पहले भी इस्तेमाल किया है। लाइन ऑफ कोड डिस्प्ले करता है, ग्रीटिंग मैसेजेस को भी, यूजर नेम्स को भी, इंटीजर डाटा को भी डिस्प्ले कर सकता है, फ्लोट को भी डिस्प्ले कर सकता है, आपकी जो बुलियन वैल्यूज की आउटपुट्स हैं उनको भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब डिफरेंट स्कोप्स हैं हर चीज के इनपुट करवाने के, जिसको हम वन बाय वन टेस्ट करेंगे कि अगर आपने इंटीजर को आउटपुट करवाना है तो कैसे, फ्लोट को आउटपुट करवाना है तो कैसे, स्ट्रिंग को आउटपुट करवाना है तो कैसे करवाना है।
तो प्रिंट फंक्शन में बेटा वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए और आपको एग्जांपल दिखाने के लिए एक बहुत छोटा सा कोड हमने यहाँ पर ऑनलाइन एडिटर पे जनरेट किया। देखिए मैंने पहला वेरिएबल लिया है var_int, जिसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूं। जो मैंने क्या स्टोर किया है 25। चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 29 कर देते हैं ताकि आपको रियल टाइम चेंजिंग भी नजर आ जाए। फिर मैंने प्रिंट की कमांड इस्तेमाल किया /n वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज कॉलन, तो ये एज ए मैसेज प्रिंट होगी। ये \n न्यू लाइन पे लाने के लिए एस्केप सीक्वेंस है। और उसके बाद कॉमे के बाद मैंने लिखा है var_int, अपने वेरिएबल का नाम जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है 29। तो अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग ये सारा कोड इस वक्त उड़ा देता हूं, कट कर देता हूं और इस सिंगल कमांड को आपको रन करके दिखाता हूं, तो आप देखें कि राइट साइड पे आपके आउटपुट में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज 29। अब इसी तरीके से हम क्रिएट करते हैं फ्लोट वेरिएबल के लिए। सेकेंड लाइन हमने क्रिएट की फ्लोट वेरिएबल के लिए var_float, और उसमें मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जिसे डेसिमल वैल्यू कहते हैं स्टोर करवाई 25.8, और \n वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज var_float। इसको मैंने रन किया। राइट साइड पे आपके पास जो आउटपुट नजर आएगी, एक लाइन छोड़ के \n की वजह से उसने एक नेक्स्ट लाइन पे ले गया और एज ए मैसेज प्रिंट किया वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज कॉलन, और कॉमे के बाद मेरे वेरिएबल का जो नाम था उसकी जगह उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरीके से हम इसमें ऐड करते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल को। स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने ऐड करवाया var_str। स्ट्रिंग की वैल्यू आपको बताया था कि डबल कोट्स में लिखी जाएगी, तो हमने लिखा पाकिस्तान डबल कोट्स में और इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो आपके पास जनरेट हुई आउटपुट के वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज पाकिस्तान। अब इसमें हम लास्ट वेरिएबल की कैटेगरी ऐड कर देते हैं बूलियन, var_bool इज इक्वल टू ट्रू, और आपके पास बूलियन वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो जो भी वैल्यू आपने उसमें स्टोर करवाई है वो आ जाएगी, वो क्या आ गई, ट्रू। इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें आउटपुट करवा के देख सकते हैं प्रिंट के फंक्शन से। तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस की एग्जांपल्स। अब आ जाते हैं आपके पास ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स में बेटा क्या फर्क है? जब आप अपने मैथमेटिक्स में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं x + y, इसमें x और y आपके ऑपरेंड्स कहलाते हैं, और ये जो प्लस का वेरिएबल आपने प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है इसको ऑपरेटर कहते हैं। अब ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिलकर आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का, कुछ वैल्यूज हो सकती हैं उसमें और कुछ ऑपरेंड्स हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो इस टॉपिक में हमने इन्हीं को डिस्कस करना है कि ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को मिलाकर कैसे कैलकुलेट करती है आपकी पाइथन लैंग्वेज। अब सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, जो कि आपके मैथमेटिक्स से भी मिलते जुलते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस को आपने याद करना है, बाकी तो आपका जो मैथ में प्लस माइनस सीखा हुआ है वो ही चलेगा। अब आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन है जिसके लिए प्लस का सिंबल इस्तेमाल होगा, सब्ट्रैक्शन है जिसके लिए माइनस का सिंबल इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लीकेशन है जिसके लिए एस्टेरिक का सिंबल इस्तेमाल होगा, डिवीजन है जिसमें ये डिवीजन का सिंबल आपको क्वोशंट देता है, इसके लिए / इस्तेमाल होगी, और इसी तरह मॉडुलस है, मॉडुलस में आप परसेंटेज का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यह आपको रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन देता है। एक्सपोनेंशिएशन है जिसमें आप पावर लेते हैं, इसमें आप डबल स्टेरिक इस्तेमाल करते हैं, और फ्लोर डिवीजन है। इस चीजों को हम अभी विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं इनके। अब आपकी स्क्रीन पर बेटा नजर आ रहा है कि मैंने एक कमेंट लिखा टेक 2 वेरिएबल्स a एंड b। उसके बाद मैंने एक a वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू को 10 सेट किया है, b वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू को 3 सेट किया है, और मैंने एक कमेंट लिखा एडिशन ऑपरेशन,
और प्रिंट करवाया a प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये तो एज ए मैसेज प्रिंट होगा, कॉमा a प्लस बी जिसमें उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इस कोड को मैंने रन किया तो आपके पास राइट साइड पे जनरेट हुआ एज ए स्ट्रिंग a प्लस बी इज इक्वल टू, और a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 3, तो 10 प्लस 3 क्या बन गया 13। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, इसके साथ ऐड करते हैं सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को। तो मैं यहां एडिशन को चेंज करता हूं कमेंट में सब्ट्रैक्शन, और प्लस की जगह यहां पर डिस्प्ले करवाता हूं एज ए मैसेज माइनस, और ऑपरेशन भी किसका अप्लाई कर देता हूं माइनस का। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, a माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो चेक करते हैं इसको कि क्या आता है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपके पास जवाब आया a माइनस बी इज इक्वल टू 7। अब हम इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन की एक एग्जांपल ऐड कर लेते हैं और यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन। ओके हो गया। मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टेरिक का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है आपकी पाइथन लैंग्वेज में। हमने स्टेरिक का सिंबल इस्तेमाल किया मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के लिए, तो लिखा हुआ आया 10 3s are 30, 30 आपका जनरेट हुआ। अब डिवीजन के लिए आपको मैंने दो केसेस बताए हैं बेटे। एक डिवीजन कोशेंट देता है, तो डिवीजन ऑपरेशन जो है उसके लिए आपका सिंबल क्या इस्तेमाल होता है, आपका सिंबल इस्तेमाल होता है फॉरवर्ड स्लैश का। तो फॉरवर्ड स्लैश का आप सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास डिवीजन का रिजल्ट आएगा। अब जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3s are 9, तो कोशेंट आपका 3 आता है। तो ये वाला सिंबल फॉरवर्ड स्लैश आपको क्या देता है, कोशेंट। और अभी ये फ्लोट में आंसर दे रहा है आपको 3.333, और अगर आप इसकी इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू दे। इसी तरीके से आपके पास आ जाता है मॉडुलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेशन, मॉडुलस। मॉडुलस आपको क्या देगा, मॉडुलस आपको रिमाइंडर सिंबल देगा। क्या देगा, रिमाइंडर सिंबल। अब ए मॉडुलस के लिए परसेंटेज का साइन आप अपने कीबोर्ड से इस्तेमाल करेंगे, और जब इसे रन करेंगे तो आंसर आपका 1 आना चाहिए, बिकॉज 3 3s are 9। तो आंसर क्या बचा आपके पास, 1। आंसर आपके पास क्या बचा है, 1। इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन के लिए अगर आप चाहते थे, जब जैसे मैंने कहा कि आपको यहां पर 3.33 की जगह आपने क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीजर वैल्यू लेना है, तो आप फ्लोर डिवीजन इस्तेमाल करें। फ्लोर डिवीजन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का आपने इस्तेमाल करना है, और डबल फॉरवर्ड स्लैश से ये सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट ऑफ योर कोशेंट डिस्प्ले करेगा। तो जब हमने इसे रिप्लेस किया डबल स्लैश से, तो राइट साइड पर उसने 3.33 की जगह ओनली 3 डिस्प्ले किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद भी ट्राई करें, ताकि ये तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की तरफ, कंपैरिजन ऑपरेटर। बल्कि एक एग्जांपल रहेगी एक्सपोनेंशिएशन की, आपको एक्सपोनेंशिएशन का नहीं बता सके हम इसमें, तो हम उसको भी ऐड करते हैं यहां पर के कॉपी करते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब कि पावर कैसे लेते हैं, पावर कैसे लेते हैं। तो जब मैंने ये कोड यहां पर कॉपी किया आपको दिखाने के लिए, एक्सपोनेंट ऑपरेशन हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेशन। एक्सपोनेंट के लिए आप डबल स्टेरिक का इस्तेमाल करते हैं। अब डबल स्टेरिक के लिए आपने क्या लिखा, मैं यहां पर a रेज टू b लिख लेता हूं, ये वाला ऑप्शन। अब डबल स्टेरिक 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या आना चाहिए, 1000। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो देखें आपके पास स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हुआ है, 1000। तो एक्सपोनेंट के लिए आपने क्या लेना है, डबल स्टेरिक का इस्तेमाल करना है। तो ये 6 किस्म के आपकी बुक में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो दो वैल्यूज को, दो एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स को कंपेयर करने के काम आते हैं। इनको रिलेशनल लॉजिक में इस्तेमाल किया जाता है, इक्वालिटी चेक करने के लिए, इनइक्वालिटी चेक करने के लिए, ग्रेटर देन या लेस देन चेक करने के लिए,
इन ऑपरेटर्स की जो आउटपुट वैल्यू है वो बूलियन में आती है। अब बूलियन का रिजल्ट आपको बताया था या ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे एज एन एग्जांपल और उसकी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की वैल्यूज को टेस्ट करेंगे। तो जुबानी बात नहीं करेंगे हम, पहले भी आपने देखा लेक्चर में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो लिहाजा हम अपने कंपाइलर की तरफ चलते हैं। दो वेरिएबल्स हमने ले लिए, एक ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 3। अब हमने यहां पर लिखा कि हम ग्रेटर देन को टेस्ट करने लगे हैं, तो मैंने लिखा प्रिंट ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू, ये तो आगे आपका एज ए प्रिंट हो जाएगा एज ए स्ट्रिंग मैसेज, और कॉमे के बाद मैंने लिखा है ए ग्रेटर देन बी। अब इस रिलेशनल ऑपरेटर का, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स में आना है। अगर तो ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ट्रू आएगा, और अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो हमने इसको रन किया, हमारे पास रिजल्ट आया ए ग्रेटर देन बी का ट्रू, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं बी ग्रेटर देन ए से, बी ग्रेटर देन, अब क्या आना चाहिए? अब मेरे बच्चे यहां पर फॉल्स आना चाहिए, बिकॉज बी ग्रेटर देन ए नहीं है, बी ग्रेटर देन ए नहीं है। चले मैसेज में भी उसको चेंज कर देते हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। बी ग्रेटर देन ए आपके पास फॉल्स आया। अब इसी तरीके से हम इसको चेक करते हैं लेस देन के लिए, और इस ग्रेटर को चेंज करते हैं और क्या बना लेते हैं, लेस देन, और यहां पे भी हम रिप्लेस कर देते हैं लेस देन के सिंबल को। अब b लेस देन a, 3 इज लेस देन 10, ये ट्रू है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, b लेस देन a का रिजल्ट आया ट्रू। इसी तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं और अपने तीसरे ऑपरेटर को टेस्ट करते हैं जो उसने हमें कहा है। अब तीसरा ऑपरेटर उसने हमें कहा है इक्वल इक्वल टू, और चौथा कहा है नॉट इक्वल टू। तो अब हम चेक करते हैं इक्वल इक्वल टू को, और यहां पर रिप्लेस करते हैं किससे, इक्वल इक्वल के ऑपरेटर को। तो इसको कहते हैं बेटा इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या चेक करेगा कि वेदर दीज टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। तो हमने चेक किया, तो इसने हमें बताया कि b इक्वल टू ए नहीं है, b इक्वल टू ए नहीं है, फॉल्स आया है, बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 10। अब इसी चीज को हम नॉट इक्वल टू के लिए चेक कर लेते हैं कॉपी करके। हमने यहां पर लिख दिया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है। हमने यहां पे चेक किया एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इज इक्वल टू लगा के, तो नॉट इक्वल टू ए का वैल्यू ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, 3 इज नॉट इक्वल टू 10। यस, आप सही बात कह रहे हैं कि 3 10 के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आया, ट्रू आया। इसी तरीके से दो ऑपरेटर आपके रह गए, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। अब जब आप ग्रेटर देन और इक्वल टू को चेक करेंगे तो उसके लिए आप यहां पर सिंबल क्या जनरेट कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमने रिप्लेस कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू कि क्या b ग्रेटर है 10 से, a से, या बराबर है। तो इसका जवाब भी आपके पास फॉल्स आना चाहिए कि ना तो वो बड़ा है और ना ही वो बराबर है। और इसका जो रिवर्स केस है वो है लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू के लिए आपने ग्रेटर देन को रिप्लेस कर देना है किससे, लेस देन से, और इसकी आउटपुट को चेक करेंगे तो b इज लेस देन a ट्रू आ रहा है, तो लिहाजा आपका इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो ये था हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स का खुलासा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप खुद भी टेस्ट कर सकें। नेक्स्ट बेटा आपके पास ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए पाइथन लैंग्वेज में इज इक्वल टू का साइन असाइन किया जाता है। इज इक्वल टू का साइन राइट टू लेफ्ट काम करता है। राइट साइड पे आप वैल्यू लिखेंगे जो आप असाइन करना चाहते हैं, और लेफ्ट साइड पर आप वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसे आप वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को इज इक्वल टू के साथ जोड़ के इस्तेमाल किया जाता है।
ये अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का मिक्सचर बना देता। अब ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू बी, तो आप इसके लिए लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है a प्लस इक्वल टू b, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू, ये जरा राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं आ रही, a इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, ये ऐसे काम करेगा। तो इसको मिटा देते हैं ताकि ये खत्म हो जाए गंदी सी राइटिंग, और इसकी टेस्टिंग जो है हम यहां पर आके करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कोड को जरा डिलीट कर देते हैं। यहां पर हमने वैल्यू ली a इज इक्वल टू 10, तो सबसे पहले हम असाइनमेंट वेरिएबल को चेक करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि एक वेरिएबल x लेता हूं और इज इक्वल टू a लिख देता हूं, x इज इक्वल टू a। अब ये क्या करेगा, a की वैल्यू है 10, वो असाइन कर देगा किसको? x को। तो मैंने प्रिंट की कमांड लिखी और मैंने लिखा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, और कॉमे के बाद मैंने लिखा a, ताकि मैं पहले तो a की वैल्यू को चेक करूं कि a की वैल्यू क्या है। तो उसने मुझे बताया कि a की वैल्यू 10 है। मैंने इस कमांड को कॉपी किया और यहां पर अब रिप्लेस कर दिया x को। चूंकि मैंने x की वैल्यू को असाइन किया है, a की वैल्यू को असाइन किया है x को, तो x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 10। तो आप देखें कि आपकी जो वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है वो क्या हो रही है? x की वैल्यू भी 10 ही डिस्प्ले हो रही है। वैल्यू के स्पेलिंग गलत थे, मैंने कहा इसको ठीक कर लेते हैं, बच्चे इस पे एतराज करेंगे। ओके हो गया। अब आ जाते हैं आप नेक्स्ट स्टेप पे, कंपाउंड अरिथमेटिक ऑपरेटर को चेक करने के लिए। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को चेक करने के लिए आपके पास सबसे पहले एडिशन असाइनमेंट है। अच्छा बेटे, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को चेक करने के लिए हमने आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल जनरेट की। एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 5, मैंने लिखा x प्लस इक्वल टू 3। तो ये कैसे चलना चाहिए? मैं यहां पर कमेंट जनरेट कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू x प्लस 3 चलना चाहिए। अब x इज इक्वल टू x प्लस 3 में 5 प्लस 3 क्या आएगा? 8, और मैंने प्रिंट की कमांड में वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी x। तो आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए? 8 लिखा हुआ आना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं जरा इसको, ताकि पता चल जाए कि क्या आता है। तो सेम आउटपुट आई है। अगर आप इसे थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख लें जी आउटपुट इज इक्वल टू, ताकि थोड़ा सा खूबसूरती के साथ आपके पास वो नंबर नजर आ जाए और आपको डिस्प्ले। अब इसी को हम माइनस इक्वल टू से रिप्लेस कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये माइनस के लिए भी काम करता है। तो x इज इक्वल टू x माइनस 3, 5 माइनस 3, क्या आउटपुट आनी चाहिए? 2 आउटपुट आपके पास आनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई के लिए चेक करना चाहें तो x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3, तो आउटपुट आपकी क्या आनी चाहिए? 5 3s are 15 आनी चाहिए। इसी तरह अगर आप इसको डिवाइड इक्वल टू के लिए चेक करना चाहें तो डिवाइड इक्वल टू में आपके पास इसकी आउटपुट आनी चाहिए कोशेंट की फॉर्म में। तो कोशेंट की फॉर्म में आपके पास आई 1.66667। इसी तरह अगर आप इसको मॉडुलस इक्वल टू या फ्लोर डिवीजन के लिए चेक करना चाहें तो आप यहां पर सिर्फ कोशेंट वैल्यू लेने के लिए, कोशेंट की होल नंबर वैल्यू लेने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश से डिवाइड करें तो आपके पास 3 1s are 3, सिर्फ होल नंबर आ गया और डेसिमल पॉइंट खत्म हो गया। इसी तरह अगर आपने मॉडुलस के साथ इसको चेक करना हो, मॉडुलस इक्वल टू, ताकि वो आपको रिमाइंडर दे, तो मॉडुलस इक्वल टू के लिए चलेगा x इज इक्वल टू x मॉडुलस 3, 3 1s are 3, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, तो आउटपुट आपकी क्या आनी चाहिए? 2। इस तरीके से मैंने आपको ये तमाम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स चेक करवाए। इसमें एक रह गया आपके पास एक्सपोनेंशियल वाला,
डबल स्टेरिक इक्वल टू, डबल स्टेरिक इक्वल टू के लिए अगर आप चेक करना चाहें एक्सपोनेंट के लिए तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। तो x रेज टू पावर 3 पहले कैलकुलेट कर ले, 5 रेज टू पावर 3 क्या आना चाहिए, 125 आना चाहिए, 125। तो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कंपाइलर बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस को जोड़ने के काम आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल एक्सप्रेशंस को जोड़ने के काम आते हैं। जो मेन लॉजिकल तीन ऑपरेटर्स हैं आपके पास, एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड में बेटा ट्रू रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब आपकी दोनों कंडीशंस जिनके दरमियान आपने लॉजिकल एंड इस्तेमाल किया है वो दोनों ट्रू हो। इसी तरह लॉजिकल और आपका ट्रू रिजल्ट सिर्फ तब जनरेट करता है जब जिन दोनों कंडीशंस के दरमियान आपने उसे जनरेट किया है उनमें से कोई एक लाजमी ट्रू हो, कोई एक लाजमी ट्रू हो। लॉजिकल एंड सिर्फ तब ट्रू होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। लॉजिकल और तब ट्रू होता है जब कम से कम एक स्टेटमेंट लाजमी ट्रू हो, दोनों ट्रू हो तो कोई इशू नहीं। और लॉजिकल और फॉल्स सिर्फ तब होता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो। और लॉजिकल नॉट जो है वो इन्वर्टर के तौर पे काम करता है। अगर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट जनरेट कर रही है तो वो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स रिजल्ट जनरेट कर रही है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसकी भी एग्जांपल्स के साथ इसको चेक करते हैं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए बात। अब इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को बेटा टेस्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा कोड लिखा है, x इज इक्वल टू 5। x वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई है 5, और हमने लिखा है प्रिंट x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10, कि आप इसका रिजल्ट जनरेट करें, प्रिंट करवाएं कि x ग्रेटर देन 3। तो आपने चेक किया 5 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन आपकी ट्रू आ रही है, और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और x लेस देन 10, 5 इज लेस देन 10, ये भी ट्रू आ रही है। तो लिहाजा आपका रिजल्ट क्या जनरेट होना चाहिए, ट्रू, बिकॉज दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू आ रही हैं। और एंड ऑपरेटर सिर्फ तभी ट्रू देता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू रिजल्ट जनरेट करें। तो हमने इसको रन किया और राइट साइड पे अपना आंसर देखा तो क्या आया, ट्रू। अब हम इसमें से एक कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं ताकि हम समझ सकें कि क्या एक कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या रिजल्ट आता है। अब हम यहां पे लिख देते हैं x इज लेस देन 2, जो कि यकीनी बात है कि 5 इज लेस देन ट्रू फॉल्स है। तो एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स दे रही है, तो आपका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स। और अगर खुदा ना खास्ता दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाए, x इज ग्रेटर देन 6 लिख देते हैं, तो पहली कंडीशन भी फॉल्स है, 5 इज ग्रेटर देन 6 नहीं है, और x लेस देन 2 भी नहीं है, और रन करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या आता है, इसका आंसर फॉल्स जनरेट होता है। अब इसी चीज को हम और ऑपरेटर के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और ऑपरेटर में आपको बताया कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वह ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। फॉल्स सिर्फ तब होगा और ऑपरेटर जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। इस वक्त हमने जो दो कंडीशंस लिखी हुई हैं, x ग्रेटर देन 6 ये भी फॉल्स है, x लेस देन 2 ये भी फॉल्स है। तो चेक करते हैं इसके और के रिजल्ट को। तो और का रिजल्ट आया हमारे पास फॉल्स। अब जब आपने इसमें से किसी एक कंडीशन को ट्रू कर दिया, x इज ग्रेटर देन 3 कर दिया, एक कंडीशन को ट्रू करने पर ट्रू और फॉल्स के दरमियान जब और लॉजिकल और ऑपरेटर लगा तो आंसर क्या आया, ट्रू। और अगर आप दोनों कंडीशंस को ट्रू कर दें, फॉर एग्जांपल यहां कर दें x इज लेस देन 12, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई आपकी, x इज लेस देन 12, और x ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है, ये भी ट्रू हो गई। तो दोनों ट्रू के सिलसिले में भी क्या आपके पास ऑपरेशन आया, ट्रू। लास्ट ऑपरेटर हम डिस्कस कर लेते हैं, नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे डिस्कस करते हैं नॉट ऑफ x ग्रेटर देन 3। अब पहले तो आप x ग्रेटर देन 3 का अपने दिमाग में आंसर सोचें। x ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू आ रहा है। अब जब वो ट्रू आ रहा है तो नॉट ने उसको क्या जनरेट करना है, फॉल्स। तो इस नॉट ऑपरेटर ने उसका रिवर्स जनरेट किया, फॉल्स।
इसी तरह अगर मैं यहां लिख दूं x लेस देन 3, जो कि लेस देन 3 नहीं है, 5 लेस देन 3 फॉल्स आ रहा है, तो नॉट ऑपरेटर उसको किस में बदल देगा, ट्रू में बदल देगा, और ये आपका नॉट ऑपरेटर की वर्किंग है। नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस करना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पाइथन में। जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है ये ऑर्डर को बताती है कि जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे और डिफरेंट ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो उस अलजेब्रिक ऑपरेशन में, तो आपने किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है और किसको बाद में। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप मैथमेटिक्स में डी मैथ्स रूल पढ़ते हैं, इसी तरह यहां भी कुछ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हाई है, देन नेक्स्ट लो और उससे लो। सबसे हाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपके पैरेंथेसिस की है। सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल में लिखा 3 + 2 पैरेंथेसिस में था मल्टीप्लाई 4, तो आपने 3 + 2 क्या किया 5, और 5 × 4 क्या वैल्यूएट हो गया आपके पास 20। फिर आपके पास नेक्स्ट प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट की है, पावर लेने की, तो यहां लिखा हुआ है 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, तो आप सबसे पहले 2 की पावर 3 ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा 8 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, उसके बाद इसकी प्रेसिडेंस है 16, और 16 + 2 18। आपकी बुक में यहां पर मिस्टेक है, ये जो 32 आंसर लिखा हुआ है जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, इसको काट के आप क्या लिख लें 18, क्योंकि ये आंसर गलत है। ठीक है, आप कंपाइलर पे चेक करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 18। इसको हम चेक भी करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, रन किया तो आपके पास क्या आया, राइट साइड पे आपके पास आउटपुट में क्या आया 18, तो इसलिए आप इसको बुक में ठीक कर लें। उसके बाद आपके पास प्रेसिडेंस है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की। अब चूंकि इन तीनों की एक जैसी प्रेसिडेंस है, अगर ये तीनों में से कोई दो आ जाए या तीनों आ जाए तो आप लेफ्ट टू राइट पहले सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट से राइट पे जाते हुए जो पहले आ रहा होगा आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रेसिडेंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद आप प्लस या माइनस करेंगे, और अगर प्लस माइनस दोनों आ रहे होंगे तो लेफ्ट टू राइट जो पहले आ रहा होगा आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स जनरेट कर लेते हैं। जैसे यहां पर उन्होंने कहा कि पहले आप ये चेक करके बताएं 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हम यहां पे चेक करते हैं, जैसे उसने कहा 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो 5 2 10 + 3 13 आना चाहिए। आपने जब इसको रन किया तो आपके पास आंसर भी 13 आया, इसका मतलब एज पर रूल बिल्कुल ठीक काम हुआ। उसके बाद उसने कहा है आपको चेक करने को कि 3 + 2 को आप ब्रैकेट में पुटअप कर दें। जब आप 3 + 2 को पैरेंथेसिस में पुटअप कर देंगे तो अब पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है, तो ये पहले 5 बन जाएगा, और 5 × 5 आपका आंसर 25 आना चाहिए। जब आपने चेक किया तो आंसर क्या आया 25। इससे आपको साबित हुआ कि पैरेंथेसिस डालने से देखें ऑपरेटर प्रेसिडेंस की वजह से आंसर चेंज हो गया। उसके बाद उसने कहा 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम जनरेट कर लेते हैं इसको 2 एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 एक्सपोनेंट 3 में आप पहले 2 की पावर 3 लेंगे जो कि 8 आएगा, और फिर 8 4 32, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस ज्यादा है और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस कम है। इसी तरह अगली एग्जांपल में उसने क्या किया है 15 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको कर लेते हैं जी चेंज, डिवाइड से 2 को कर लेते हैं 15 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो होना क्या चाहिए डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम है, तो मैंने आपको कहा था कि ये क्या करेगा लेफ्ट टू राइट पहले सॉल्व करेगा, तो 15 डिवाइड बाय 3 को पहले सॉल्व किया जाएगा जो कि 5 आंसर आया, और 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या आंसर आया 10। ओके हो गया। इसके बाद 15 फ्लोर डिवीजन 4 मल्टी प्लस 2, 15 फ्लोर डिवीजन 4, और उसके बाद आपके पास है +2, तो आपने क्या किया बेटे 4
3s आर 12 आया आपके पास, और 3 + 2 क्या हुआ 5। फ्लोर डिवीजन आपको क्वोशंट देता है होल नंबर में, तो 4 3s आर 12 आपका 3 क्वोशंट आया, और 2 प्लस किया तो क्या आया 5। एक और एग्जांपल वो लिखता है 11 डबल डिवाइड 4 + 2 की भी फ्लोर डिवीजन है, ये हमने आपको करवा दी 7। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 17 मॉडुलस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने यहां पे जनरेट किया 17 मॉडुलस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 3s आर 15, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। तो इसको रन करके देखते हैं, तो आपके पास आउटपुट में आया भी 4। तो तमाम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को आपने डिटेल के साथ, प्रैक्टिकल भी साथ के साथ करके देख लिया है। ठीक हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपका टोटल टॉपिक था पाइथन लैंग्वेज पे, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। इसके आपने प्रैक्टिकल भी करना है। तमाम तीनों तरीके मैंने आपको बताया। पाइथन को आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें, आप विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, ऑनलाइन एडिटर इस्तेमाल करते हैं, गूगल कोलैब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह W3 स्कूल्स का एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको इसमें से बेहतर लगे आप इस्तेमाल करें, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करें, और फिर एंजॉय करें मार्क्स को अपने एग्जाम में, क्योंकि ये जुबानी लिखने वाली चीज है, इसमें रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।